मेरे समझ में एक बात नहीं आती। पहले कहा जाता था कांग्रेस को अपमानित करने के लिए क्षेत्रीय छत्रप कहा करते थे। कांग्रेस और छत्रपों का रिश्ता बड़ा विचित्र है। क्या बनर्जी को भ्रष्ट और हिंसक बताए थे चुनाव में। कहा जाता था कि जहां कांग्रेस से भाजपा की लड़ाई होती है वहां कांग्रेस भाजपा को चुनौती नहीं दे पाती है। सारे सूबेदार पैदल हो गए। कांग्रेस नहीं लड़ पाती बीजेपी से। ममता जी लड़ ली, नवीन बाबू लड़ लिए। हम मान लिया कांग्रेस किसी लायक नहीं है, लेकिन ये भी चवनप्राश खा के क्या कर लिए। जी से बड़ा कोई छत्रप नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में उनकी जितनी बड़ी ताकत रही, जितना उन्होंने संघर्ष किया, जितनी अच्छी वो लड़ाई लड़ सकती थी उन्होंने लड़ी। काफिरों को अगर वोट दिया तो तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये कहा उन्होंने। इस संविधान में लिखा है क्या? काफिरों को वोट दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, ये कहा आदरणीय ममता जी ने। ये लिखा तो होनी चाहिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए धमाकेदार डिबेट शो में अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ। आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक पत्रकार को बहुत तगड़ा लताड़ दिया, क्योंकि वो ममता दीदी का बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे बिना कुछ जाने समझे। उनका कहना था कि ममता दीदी बहुत ही बड़ी नेता हैं, बहुत ईमानदार हैं और संविधान से जो है चलती हैं। इस पर उन्होंने रिलाई कर दिया अमिताभ जी ने। दूसरी ओर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहती थी कि भाई कांग्रेस तो जहां जहां लड़ती है बीजेपी से हार जाती है, बीजेपी हमसे लड़के दिखाए हमारे प्रदेश में। आज उन्होंने उनका भी बंटाधार जो है बीजेपी ने कर दिया है। जहां जहां अन्य पार्टियां थी या क्षेत्रीय पार्टियां थी वहां वहां बीजेपी धीरे धीरे आती जा रही है। इसी बात को लेके अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन पार्टियों को लताड़ा और इनकी नानी जो है याद दिला दी। पहले कहा जाता था कांग्रेस को अपमानित करने के लिए क्षेत्रीय छत्रप कहा करते थे। कांग्रेस और छत्रपों का रिश्ता बड़ा विचित्र है। क्या सास बहू जैसा। छत्रप कांग्रेस को धैर्य की भी करते हैं और कांग्रेस से कहते वीर तुम बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। कभी कभी कांग्रेस भी छत्रपों के साथ छेड़छाड़ कर देती है, जैसे राहुल जी ममता बनर्जी को भ्रष्ट और हिंसक बताए थे चुनाव में। कहा जाता था कि जहां कांग्रेस से भाजपा की लड़ाई होती है वहां कांग्रेस भाजपा को चुनौती नहीं दे पाती है। जहां छत्रप लड़ते हैं वहां हम भाजपा का घोड़ा बांध लेते हैं, ये कहा जाता। देखो विवेक जी की मुंह पर मुस्कान आई, उन्होंने कहा ये पॉइंट ठीक है। मैं आपके पक्ष आपको गिना दिए। क्या जिनकी तूती बोलती थी, चिराग जलते थे जिनके नाम में अपने सूबे में, वो कहीं खाट पर चुपचाप लेटे हैं और टीवी देख रहे हैं। ये स्थिति तो होगी सारे छत्रपों की। आप मुझे बताओ कौन छत्रप किस राज्य में गदर काट रहा है? क्या इसमें अखिलेश जी को छोड़ दें तो फिर और कोई हमको एक बता दो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई छत्रप? क्या सब ढालमुड़ी हो गए? तो कांग्रेस का क्यों कंटाप मारे जा रहे थे सब लोग कि कांग्रेस नहीं लड़ पाती बीजेपी से। ममता जी लड़ ली, नवीन बाबू लड़ लिए, केजरीवाल लड़ लिए। हम मान लिया कांग्रेस किसी लायक नहीं है, लेकिन ये भी चवनप्राश खा के क्या कर लिए नवेशी को। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? देखिए, छत्रप की बात अगर की जाए तो ममता जी से बड़ा कोई छत्रप नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में उनकी जितनी बड़ी ताकत रही, जितना उन्होंने संघर्ष किया, जितनी अच्छी वो लड़ाई लड़ सकती थी उन्होंने लड़ी। मई की तारीख में 27 लाख वोटर्स के हक के लिए अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केजरीवाल जी पश्चिम बंगाल की जमीन पे खड़े हो जाएंगे। खड़गे जी को न लपेटो यार, इतनी गर्मी में खड़गे जी को न ले जाओ। हम सब निश्चित करेंगे। सवाल यूनिटी का है और छत्रपों के लिए सबसे पहली लड़ाई कांग्रेस ही होती है। ये जब साथ में पश्चिम बंगाल में हुआ, कांग्रेस कहती है मैं संविधान के लिए हमारी लड़ाई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, वोटर के लिए लड़ाई है। एक ही मुद्दा, यही ममता भी कह रही थी। ममता जी भी तो ये करी थी। संविधान कहां है बीच में बंगाल में? ममता जी ने तो ये कहा, मैंने उनका भाषण सुना, उन्होंने कहा कि काफिरों को अगर वोट दिया तो तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये कहा उन्होंने। ये संविधान में लिखा है क्या? काफिरों को वोट दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, ये कहा आदरणीय ममता जी ने। ये लिखा संविधान में, लिखा तो हमको भेजो फोटो कॉपी उसकी। अरे तमाशा मचा रखा है यार, सीनियर है तो कुछ भी बोलेंगे। विवेक नारायण जी, मेरे ख्याल से आपकी आत्मा, आपसे मतलब कांग्रेस की आत्मा में ठंड पड़ी होगी कि जो आता था हमारे कंटक मार चला जाता। बोले तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुमने बीजेपी को आगे बढ़ा दिया, बोले अब तुम लड़ लो। जिसे होता है ट्रेन के डब्बे में कोई उत्पाती चढ़ाया और उसने एक व्यक्ति के मारा, उसने कहा हमारे अकेले लगा, बड़ी बेइज्जती करेंगे सब जाके मोहल्ले में। तो उसने कहा भैया मार के दिखाओ तो देखेंगे। कोई भी सबको एक एक बार पिटवा दिया, फिर मस्त हो गया, बोले आप साले देखें गांव कौन बोलेगा जाके। मुझे कांग्रेस को खुशी होनी चाहिए। नहीं, पहलवान की लस्सी पियो आज बनारस की। विवेक जी, अमिताभ जी, कांग्रेस को आप थप्पड़ मारने की बात नहीं, तो कांग्रेस तो इस देश के लिए गंगा के बराबर जरूरी है। और कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस का हाथ सबके साथ जी। आज लेकिन लोगों का हाथ कांग्रेस को नहीं मिल रहा, लोगों का हाथ कांग्रेस को नहीं मिल रहा। मान लें कि आपका हाथ सबके साथ, गंगा तो क्या करते हैं, लेकिन 12 सालों में दर्जन भर से ज्यादा बड़े छत्रप निपट गए जी। तो जैसे थोड़ा चला जो भाजपा के साथ रहे, जो भाजपा के साथ रहे, भाजपा में आपकी आवाज कट रही विवेक भाई। ना विवेक जी, आप मेरी बात नहीं समझे भाई। जो भाजपा के साथ हो जाएगा, जो कांग्रेस के साथ हो जाएगा, उसका तो वो पार्टी संरक्षण करेगी, इसमें कौन सी नई बात है। मैं पूछ रहा हूं जो छत्रप ये मुंह पर हाथ रख के निकलते थे घर से बाहर, कहते हमसे लड़ाई बीजेपी आके तो हम बीजेपी को औकात बताएं, वो सब मिनिएचर में तब्दील हो गए नैनो टेक्नोलॉजी में। मतलब ये कह रहा हूं देश में कांग्रेस काफी घातित है। आपकी आवाज कट रही भाई, लग रहा आप कहीं ऐसी है जहां नेटवर्क नहीं, कांग्रेस का नेटवर्क गड़बड़ है।
कांग्रेस को नेटवर्क दुरुस्त रखना होगा, खड़गे जी को बोलो। और अभी कौन कह रहा था, हाँ नाविश को बताइए, ऐसे ये असहिष्णु व्यक्ति है, ये 47 डिग्री टेम्परेचर में करे खड़गे जी आंदोलन करें, 85 साल उनकी उम्र, चलना फिरना मुश्किल, वो आंदोलन में जाए 47 डिग्री में है? आंदोलन विवेक नारायण जैसे लोगों को जाना चाहिए, खड़गे जी अब क्यों जाए आंदोलन में? नहीं, मैं इस बात का विरोध करता हूं। गिर पड़े तो हड्डी नहीं जुड़े कूल्हे की इस उम्र, वो करे खड़गे जी जाए ना भैया, ऐसा नहीं सलाह दो यार ना। मनोज जी, प्रश्न वही है, 12 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े, ये तथ्यात्मक बात है, इसको सपा बसपा कांग्रेस भाजपा अच्छी लगे खराब लगे उससे कोई इसके सत्यता पर फर्क नहीं पड़ता। 12 सालों में 1 दर्जन से बड़े वो क्षत्रप जो अपने अपने राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक हैसियत हुआ करते थे, मौसम कोई रहे, वो सब बहुत बहुत छोटे आकार में हो गए। जो चले गए उनको तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे लालू जी हैं, लेकिन वो अपने जीवन काल के सबसे मिनिएचर अवतार में हैं। 25 सीटें तब भी नहीं आई थी जब आरजेडी ने पहली बार चुनाव लड़ा था, इस वक्त 25 सीट पर खड़े हैं। तो जो लोग मोदी के अश्वमेध का घोड़ा बांधने की बात करते थे और कहते थे कांग्रेस किसी लायक नहीं है, हम आएंगे तो हम देखेंगे हमारे राज्य में मोदी आए, तो अब मैं देख रहा हूं वो सारी छत्रप बिल्कुल अस्त होते सूर्य की तरह एक अंधेरी सुरंग में कहीं अपना जीवन यापन करते दिख रहे हैं हमको। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ खड़गे साहब इतनी उम्र में ना जाए 47 डिग्री में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था अमिताभ जी, उनके सामने इस भारत के बुजुर्ग ने दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना दाल। साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। आप अगर उस वक्त ये बात कहते तो मेरे ख्याल से गांधी जी आपसे नाराज होते। गांधी जी पर बात वो बहुत साथ में अपनी बात क्या करें, गुलाम हो गया। रुको भाई, प्रधान जी अभी रुको, प्रमुख जी बात आ जाए जी, प्रमुख जी जी। हाँ भैया मनोज जी, एक टांगे वाला 100 रुपए का अभी 11,000 करोड़ का हो गया, ऐसे होते हैं बदमाश ऐसे। अरे रुको भाई, अतीक को कहां तक घसीटोगे, कितना घसीटोगे अतीक को? भैया दोनों को दिखाई दे रहा, मनोज जी को और देवेंद्र प्रमुख को, थोड़ा दर्शकों को आनंद आए। हाँ आईएएस और पीसीएस पर उंगली उठाने से पहले मनोज जी अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ये किसी सरकार के बनाए हुए नहीं है, देश की धरोहर है, ये हर सरकारों में काम करते हैं। अरे तुम लोगों के लिए भी काम करते थे, तुम भी इन्हीं की वजह से सरकार चला पाए थे। अरे बदमाश होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे तुमने पाले हैं। मैंने कहा डंके की चोट पर एक अतीक की हैसियत क्या थी, साइकिल पर चला, टांगे पर चला, बाद में 11,000 से 12,000 करोड़ का मालिक बना। आपकी बात में अरे आज तक भी आप जमानत पर हैं। आप देखिए आपके मंत्री जो हैं, अरे आपके तो मंत्री रहे हैं, आपकी सरकारों में आज भी जेल में है। आजम खां पर कौन से मुकदमे दर्ज हुए, किसको लूटा था उन्होंने? ऐसे होते हैं भाई बदमाश। और देश को जलाने का काम 400 दंगे करे आप लोगों ने, ये होती है बदमाशी। इस तरीके की नहीं कि डिबेट में बैठकर जो है आप किसी को इंगित कर सकते हैं, इस तरीके के पाले हैं। ये गुंडे बदमाश पालने का काम तुम्हारा है, ये प्रशासन तुम्हारी सरकार में भी था, जुम्मन हमारी सरकार में काम कर रहा है। तुम्हें ताकत नहीं थी इसलिए काम नहीं ले सके, तुम्हारे पास सिस्टम नहीं था, आप सिस्टमैटिक नहीं थे, आप क्रिमिनल माइंड के लोग थे, इसलिए आप इनसे काम नहीं ले पाई। हमने इनसे काम लिया है जो इनका काम था, इन्हें हमने मौका दिया है, इनकी क्षमता को उजागर किया है। तुम लोगों ने आईएएस और पीसीएस से जूते साफ कराए थे, हम लोगों ने उनका कॉलर ऊंचा किया है, देश के सम्मान को आगे बढ़ाया है, इसलिए वो काम करते हैं। तुम में हमें यही अंतर है। अपने आप को आप शुद्धिकरण के लिए जाइए, कहीं अच्छी जाकर आप मोटिवेट करिए, अपने आप को माइंड से शांत करिए, अपने नेताओं को जो है थोड़ी सी शिक्षा दिलाइए और उन्हें लाइन और लाइन पर लाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम क्या होता है, ये कैसे चलाया जाता है। आप किसी पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। किसी पीएस यूपीएससी से निकले हुए स्टूडेंट को आईएएस आईपीएस देश की धरोहर है, जिन्हें आप बदमाश चोर बता रहे हैं, वो आपकी धरोहर थी, उन्हीं का नाम लीजिए, उन्हीं का। ठीक, अभी रोको, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरा प्रश्न आपसे ये कि सभी क्षेत्रीय दलों के मुखियाओं को भाजपा लगातार एक सीरीज से, एक श्रृंखला से निष्प्रभावी करते जा रही है उनके राज्य में। कोई सोच सकता था शरद पवार की कोई हैसियत नहीं बचेगी महाराष्ट्र में? कोई नहीं सोच सकता था। हमने तो वो दौर देखा जब शरद पवार प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट थे राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, और उनका नाम नरसिंह राव से आगे चलना था। आज क्या स्थिति हो गई है? वो विज्ञापन आता, कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हाल बना रखा है? आप ये टारगेटेड वो क्यों कर रहे हैं हमला? नहीं, नवीन बाबू अपनी जीवन की राजनीतिक पारी का समापन हार से किए हैं। बीजू पटनायक के बेटे हैं और बड़े राजनेता हैं। आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। ममता जी का अगर हम ये मान लें कि रिटायरमेंट है, जैसा कुछ लोग करे, तो हार से रिटायरमेंट यार, रिटायरमेंट में तो गेंदा की माला से होना चाहिए काम। देवेंद्र प्रमुख सर, मैं उसी बात पे आना चाहता हूं, मैं दोहराना चाहता हूं कि आपकी डिबेट का निष्कर्ष निकलता है, इसलिए जो है अच्छी बात होती है। निष्कर्ष जब डिबेट का निकलता है तो प्रवक्ता को थोड़ा हल्का हो जाता है, उसे फिर उस लाइन पे दोबारा नहीं जाना पड़ता। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, दीदी का सम्मान होना चाहिए था। सर एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आप जो है एक एक डिबेट का अंश निकालते हैं, उसको पढ़ते सर्च करते हैं। जब एक डिबेट करते हैं तो मैं इस बात को कहता हूं कि बहुत लंबी लाइन होती है कि आपकी वाणी को सुने। एक शब्द मैं ये बता रहा हूं कि कई बार दीदी ने इस तरीके की वाणी का यूज किया है। एक बार अपनी तरफ अगर देख ले अपने गिरवा में कि आपकी हार तो होती, हम भी इतना सोच रहे थे कि हमें बहुमत मिलेगा। हमने सर वहां नहीं कहा 200 पार 400 पार, लेकिन हम ये चाह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, हम महिलाओं का वैसे भी सम्मान करते हैं, आदि आबादी है। अगर सम्मान नहीं करते तो आज ये हालत नहीं होती। जो महिलाओं के साथ हुआ इस देश में, उसका बदला महिलाओं ने लिया है सर।
और आप दीदी का सम्मान करते थे, लेकिन दीदी ने कभी उस सम्मान को स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने खुद हटाया है। और जिस तरह से अभी हमारे साथी डंके की चोट पर बोल रहे थे कि हम महिलाओं के खिलाफ बिल लाए, हम चाहते हैं कि आप जैसे बोल रहे हैं, आपके नेता भी बोले कि हमने महिलाओं के खिलाफ बिल लाया है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा धीरे धीरे। ठीक, अभी अभी दोनों मित्रों को रुकना होगा, देवेंद्र जी को भी, विवेक जी को, दोनों मित्रों को रुकना पड़ेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।